Dear student, today we are discuss about the Coulomb's law in vector forms. प्रिय बच्चों, आज हम लोग कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, बल जो होता है एक सदिश राशि होती है और कूलॉम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की इसने व्याख्या की थी, तो उसका हम लोग सदिश निरूपण करेंगे। अब यहाँ सपोज कर लीजिए कि दो आवेश हैं, एक बेटा Q1 आवेश है और दूसरा क्या है, Q2 आवेश है। ये किसी निर्देश तंत्र में स्थित है। ये आपका Q1 आवेश, ये आपका है Q2 आवेश है। Q1 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितनी है, R1 है। आवेश Q2 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितनी है, R2 है। ये दो आवेश हो गए, ये Q1 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया। किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से इनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। अब इन दोनों सदिशों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के पश्चात अब इन दोनों के बीच में बल की दिशा मान लेते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना है, F21 है, और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल को हम मान लेते हैं कितना, F12 है। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दो स्थिर सदिश, दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनकी स्थिति सदिश R1 व R2 है। अब यहां पर हम लोग पहला कैलकुलेट करते हैं। Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश। अब आपको स्थिति सदिश कैलकुलेट करने के लिए 11th में हम लोगों ने सदिश राशि को पढ़ा था, जिसमें त्रिभुज नियम के आधार पर दो सदिशों के योग को हम लोग अध्ययन किए थे। उसके आधार पर Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश को हम मान लेते हैं R21 है। ये Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश को क्या मान लेते हैं, R21 मान लिया जाता है। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार R21 बराबर हो जाएगा R2 माइनस कितना होगा, R1। ठीक इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश इसको हम मान लेते हैं R12 बराबर ये होगा R1 माइनस कितना हो जाएगा, स्थिति सदिश हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। एक स्थिति सदिश हो गया 21 और दूसरा हो गया 1। अब यहां पर कूलॉम के नियम से कौन सा नियम लगाएंगे, हाँ बच्चों, कूलॉम के नियम से Q1 और Q2 के बीच, या आप कह सकते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल हमने कितना सपोज कर लिया है, तो यहां लिखेंगे Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया
बल, इसको हम मान लेते हैं F21, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। बराबर हम लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R21 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R21। जैसा कि आप जानते हो एकांक सदिश R21 बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर सदिश R21 अपान सदिश R21 का परिमाण। तो ये आपका बल हो जाता है F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का होल क्यूब इंटू एकांक सदिश R21। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब ठीक इसी प्रकार से अब Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, इसको मान लेते हैं F12 मान लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश 12 यहाँ कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का होल क्यूब इंटू सदिश 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। परंतु R12 बराबर माइनस R21, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का होल क्यूब इंटू माइनस R21। अब यहां पर हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का होल क्यूब, अब ये माइनस हो जाता है और ये क्या होता है प्लस। तो इन दोनों समीकरणों से समीकरण 3 और समीकरण 1 को दोनों को आप तुलना करेंगे तो आप क्या पाते हैं? तो यहां पर हम पाएंगे समीकरण 1 और 3 से यहां पर आप देखते हैं कि F12 अर्थात Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल किसके बराबर होता है? माइनस F21 के बराबर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल दोनों का परिमाण तो बराबर है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? F12 का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा? F21 का परिमाण दोनों के बराबर होंगे, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस। इसका अर्थ हुआ कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाता है और Q2 द्वारा Q1 पर दोनों का परिमाण बराबर होगा, लेकिन परस्पर क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह आपका था सदिश निरूपण। यह आपका समीकरण 3 और समीकरण 1 कूलाम के नियम का क्या है? सदिश निरूपण है। और इससे स्पष्ट होता है कि दोनों
परिमाण में बराबर लेकिन एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं। अब अगला जो है, इस पूरे काम के नियम से 4 पॉइंट सामने निकल करके आते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है कि ये आपका जो Q1 और Q2 आवेश है, ये दोनों क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, बिंदुवत। तो पहला पॉइंट याद लिख सकते हैं कि आवेश स्थिर तथा बिंदुवत होने चाहिए। दूसरा है कि इनके बीच में प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है तो वहां पर नाभिकीय बल कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तीसरा आपका पॉइंट आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। इस आवेश कैसे होने चाहिए, कूलाम के नियम के लिए आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि ये वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता, अर्थात आप देखेंगे कि जो बल F होता है 1/r² के समानुपाती। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रम का नियम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि एक आवेश यहां पर रख दिया जाए, प्लस Q कूलाम का आवेश रख दिया जाए, यदि इसके पास में दूसरा आवेश अगर आता है तो ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश पर या तो आकर्षण का बल लगाएगा या तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। कूलाम के अनुसार यही है कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो ये आवेश क्या करेगा, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र जो है, जैसे आप सिंपली आप जानते हो कि कहीं पर आप होगे तो उस एरिया में आपको 2, 4, 10 लोग जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से
यहाँ पर आवेश के चारों ओर एक ऐसी फील्ड बनेगी, एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसमें कोई दूसरा या धनात्मक आवेश आए या ऋणात्मक आवेश आए, तो इसके प्रकृति के अनुसार ये आवेश क्या करता है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके दो लाइन की परिभाषा आप लिख सकते हो। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अपनी प्रकृति के अनुसार अगर बेटा दोनों धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों ऋणात्मक होंगे तो भी प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, यदि एक प्लस होगा यदि एक माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, आकर्षण के बल का अनुभव होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर एक शब्द आ गया परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को सदैव Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 का मतलब होता है, परीक्षण आवेश का अर्थ हो गया कि ऐसा आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह आपकी परिभाषा हो गई। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे बेटा कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी।
अगर यहाँ पर किसके दिशा में होती है, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यदि आवेश इनके बीच में लगने वाला यदि बल कितना है, F है, तथा परीक्षण आवेश का मान प्लस Q0 है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप लिख सकते हो F/Q0। ये आपका डिफिनीशन हो गया, जिसके अनुसार ये फार्मूला हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आप देखो क्या होगा। यहाँ F बल है और Q0 क्या आवेश है, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और इसका बीमी सूत्र m⁻1 l⁻1 t⁻−3 और a⁻−1 हो जाए। तो बेटा जैसा कि आप लोगों ने आज दो टॉपिक पढ़ा, कूलाम के नियम का सदिश रूप और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट जब आपके सामने वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।